हेलो एंड वेलकम टू स्टडी भारत यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा मनरेगा। तो क्या है ये मनरेगा स्कीम, आइए जानते हैं। तो ग्रामीण लोगों की क्रिया शक्ति को बढ़ाने के लिए यूपीए सरकार ने 2005 में इसे अधिनियमित किया था। यानी यूपीए सरकार के टाइम में ये स्कीम आई थी, यूपीए सरकार के समय में, और 2005 में इसे अधिनियमित किया गया। तो इसको जो शुरू में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा के नाम से जाना गया। मतलब क्या था, स्टार्टिंग में जब ये बना था तो उस टाइम पे इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा के नाम से इसे जाना गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मनरेगा को पहले क्या कहा जाता था, यानी जब मनरेगा स्टार्ट हुआ तो उससे पहले उसका क्या नाम था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्ध कौशलपूर्ण या बिना कौशलपूर्ण कार्य, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हो या ना हो। यानी कि जो भारत में गरीब लोग हैं उनको इस तरह के कार्य देना जिसमें ज़्यादा किसी कौशल की या किसी तकनीक की आवश्यकता ना हो, वो बिना किसी कौशल के ही वो कार्य संपन्न कर पाए। और इस नियत कार्य बल में करीब 1/3 महिलाओं की हिस्सेदारी होनी चाहिए। इस एक्ट में ये कहा गया कि इसमें 1/3 महिलाओं की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आगे इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा 2005 सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जो कि गरीबों की जिंदगी से सीधे तौर से जुड़ा है और व्यापक विकास को प्रोत्साहन देता है। यह विश्व में अपनी तरह का पहला अधिनियम है, यानी जो भारत में बना नरेगा, ये पहला अपनी तरह का पहला विश्व में एक ऐसा अधिनियम है जो कि गरीबों को सीधे लाभ पहुंचाता है, जिसके तहत अभूतपूर्व तौर पर रोजगार की गारंटी देता है। तो इसमें क्या होता है, इसके तहत हर घर का एक वयस्क सदस्य को, मतलब प्रत्येक घर में से किसी भी एक वयस्क सदस्य को कम से कम 100 दिन की रोजगार गारंटी का प्रावधान है। यानी किसी भी नागरिक को, हर घर में से जो भी वयस्क नागरिक है उसको कम से कम 100 दिन की गारंटी, मतलब रोजगार गारंटी के तहत ये प्रावधान करता है, प्रदान करता है। तो ये हो गया इसका बेसिक मीनिंग, इसके बारे में बेसिक जानकारी थी। तो भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है मनरेगा। क्या है, भारत सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रम है। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित है। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा मंत्रालय मनरेगा को संचालित करता है, तो वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी प्रदान करता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी प्रदान करता है। और इसे 2005 में कानून के तहत इसे लागू किया गया। इसके बाद में 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। 2005 में कुछ ही क्षेत्रों में, भारत के कुछ क्षेत्रों में इसे लागू कर दिया गया, लेकिन बाद में 1 अप्रैल 2008 से इसे पूरे ही देश में इसे लागू कर दिया गया। और बाद में 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा रख दिया गया। पहले क्या था, नरेगा, और बाद में 2009 में महात्मा गांधी के नाम पर इसका जो नाम है वो बदलकर मनरेगा कर दिया गया। अब आगे इसमें कि केंद्र की यूपीए सरकार मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण नहीं कर सकती है, मतलब नहीं कर सकी है, कि अभी तक इस योजनाओं की जो मतलब सोशल ऑडिट नहीं हो पाई है। इस तरह का सामाजिक संरक्षण मनरेगा के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जो सोशल ऑडिट है वो मनरेगा में भी होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि कहाँ पर कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारे देश के गरीब लोग हैं उनकी ज़िंदगी से सीधे तौर से जुड़ा हुआ है। तो ये जो सोशल ऑडिट है ये इसमें मनरेगा में भ्रष्टाचार को रोकने में काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। इसलिए हमेशा सोशल ऑडिट एक नियमित तौर पर इसमें होती रहनी चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने सभी राज्यों के अधिकारियों को इस बात के लिए उल्लेख करते हुए कहा कि मनरेगा में किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। मतलब ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहले ही सभी अधिकारियों को अवेयर कर दिया था, जागरूक कर दिया था, और अच्छे से चेतावनी दे दी थी कि इस मनरेगा के तहत हम कोई भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस तरह का कुछ भी, मतलब घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए, इस तरह का कोई भी घोटाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जो है
मनरेगा सीधे तौर से गरीबों से जुड़ा हुआ है और उन्हें 100 दिन की गारंटी योजना, जो गारंटी रोजगार की योजना प्रदान करता है। अगर इसमें भी भ्रष्टाचार हो जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा गरीबों की ज़िंदगी से बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा और देश में जो विभिन्न योजनाएं हैं बाकी पर भी जनता का विश्वास नहीं रहेगा। तो इसलिए इस योजना को इस तरह से स्वच्छ बनाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार से दूर दूर से ये बिल्कुल स्वच्छ रहे, भ्रष्टाचार का दूर दूर तक इसमें कोई रोल ना रहे। तो ये हो गया आपका मनरेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सूचना प्रौद्योगिकी प्रशासन यानी IT प्रशासन। आज के समय में कंप्यूटर और इंटरनेट के चलन ने सूचना के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिए हैं। आज हम प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का ही उपयोग देखते हैं, चाहे कोई प्राइवेट ऑफिस हो या फिर कोई सरकारी विभाग। तो आजकल हर काम कंप्यूटर पर ही निर्भर हो गया है। हम अपने घर बैठे बैठे किसी भी सूचना को अपने फ़ोन पर या अपने कंप्यूटर पर कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर लेते हैं। जब आज के समय में ज़्यादातर काम डिजिटल ही हो गया है तो हमारा जो प्रशासन है वो भी इससे कैसे अछूता रह सकता है। तो यह एक व्यापक अवधारणा क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी प्रशासन एक व्यापक अवधारणा है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान करना। यानी कि जितना आजकल कंप्यूटर का, इंटरनेट का यूज़ हो गया उसको ज़्यादा और भी उपयोगी बनाते हुए किस तरह से लोगों को प्रशासन से जोड़ा जाए ताकि वो अपनी समस्याओं को डिजिटल माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रशासन के सामने रख सके और उनकी समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान हो सके। अर्थात प्रशासन को लोगों के प्रति ज़्यादा जवाबदेह बनाना। इसका मकसद ये भी है जिससे जो प्रशासन है वो लोगों के प्रति ज़्यादा जवाबदेह बने, ज़्यादा उत्तरदायी बने। और क्या इसमें 1 सेकेंड, और इससे क्या होता है, जन सामान्य की जो समस्याएं है वो बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर चली जाती हैं, यानी कि जो समस्या है उनका जल्दी से जल्दी समाधान हो पाता है क्योंकि जो लोगों का समय है जाने का, आने का, वो बहुत ज़्यादा बच जाता है और ना ही उन्हें किसी अधिकारी के ऑफिस दर ऑफिस चक्कर काटने की कोई आवश्यकता होती है। जस्ट उन्हें अपनी कोई शिकायत अपने फ़ोन के माध्यम से, कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से अपनी शिकायत सबमिट करानी होती है, बतानी होती है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो प्रशासन है उसमें जवाबदेह आ जाती है, मतलब पारदर्शिता उसमें आ जाती है और जो प्रशासन है वो ज़्यादा अच्छे से अपना कार्य कर सकता है। और क्या है, इससे लोगों की जो समस्या है काफ़ी हद तक सॉल्व भी हो जाती है। यही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन, यानी लोगों की समस्याओं का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समाधान करना ही इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन कहलाता है। तो इसके लाने के क्या क्या कारण थे जिससे कि भारत सरकार ने इसको हमारे यहाँ पर लागू कर दिया गया, इसे लाया गया। तो इसके क्या क्या कारण थे, एक तो कार्यालयों के जो कार्य है उनकी क्षमताओं में वृद्धि या तेजी लाना। जो कार्यालय हैं, सरकारी ऑफिस हैं, वो बहुत ही धीमी गति से अपना कार्य कर रहे थे पहले, तो उनकी जो कार्य की गति है उसको बढ़ाने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए ही IT का जो यूज़ है वो हमारे यहाँ पर किया जाने लगा। आगे इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया काफ़ी उलझी थी। पहले क्या था, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया थी वो काफ़ी उलझी थी, इसी के लिए इसे लाया गया, उसको ज़्यादा सुलझाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा केस आते थे, बहुत ज़्यादा शिकायत आती थी, तो इसलिए सभी को पर्याप्त न्याय नहीं मिल पाता था। इसलिए अब क्या हो गया, IT के माध्यम से ज़्यादा जो केस है उनको सॉल्व किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, इसलिए ही इसे लाया गया। इसके अलावा किसी को राशन कार्ड बनवाना हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह का कोई भी प्रमाण पत्र हो वो तेज़ी से बनवाना है, तो इसके लिए जनता की समस्या का भी समाधान इससे हो जाता है। किसी को इधर उधर राशन कार्ड के लिए नहीं भटकना पड़ता। अब ड्राइविंग लाइसेंस जस्ट अपने फ़ोन से ही वो कोई भी मतलब पोर्टल है उसके माध्यम से वो अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है या कोई भी अन्य प्रमाण पत्र उसे आसानी से बनवा सकते हैं और तेज़ी से भी उसे बनवा सकते हैं। इसलिए जनता की समस्याओं को समाधान करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो पाया है। आगे इसमें सूचना के अधिकार का सही तरह से क्रियान्वयन करना, यानी कि जो सूचना का अधिकार है उसके तहत उसे ज़्यादा अच्छे से क्रियान्वित करना हो, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित में कार्य कर सके, लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक हो। इस तरह से सूचना के अधिकार को सही तरह से क्रियान्वयन करना। अब हम देखते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं। अब लाभों की बात करें तो इसमें सबसे पहले है, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कागजी कार्रवाई में कमी आई है। कागजी जो कार्रवाई होती जो जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है,
ठीक है। ये बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में काफ़ी टाइम लग जाता, तो इसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। और क्या है, जो निर्णय लेने में बिचौलियों की भूमिका घटी है, जो मतलब किसी के माध्यम से जो मतलब लोग जो अवेयर नहीं होते थे, जानकार नहीं होते, तो किसी के माध्यम से किसी सरकारी अफसर से या किसी अन्य ऑफिसर से मतलब अपने कार्य कराते थे। तो इस तरह के जो बिचौलिया हैं उनकी भूमिका घटी है। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ हुई है, हमारे प्रशासन में भ्रष्टाचार में बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो क्या क्या लाभ हुए हैं? एक तो कागजी कार्रवाई में कमी आई है, इसके अलावा जो बिचौलिया हैं उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा घटी है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई, भ्रष्टाचार में भी बहुत ज़्यादा मतलब कमी आई है। इसके अलावा सभी सर्टिफिकेट और लाइसेंस के आवेदन अब ऑनलाइन कर दिए गए हैं, जिससे कि उन्हें बनने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी है। तो ये सभी सर्टिफिकेट और लाइसेंस अब इनके आवेदन क्या हो गए, ऑनलाइन हो गए हैं, जिससे कि इनके बनने में और इन्हें कहीं भी दिखाने में सुविधा हो गई है। इसके माध्यम से एक और बहुत अच्छी चीज़ हुई है, जो एनपीए हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा आसानी हुई है, बैंकों को एनपीए प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई है। और क्या है, सरकार में नियामकी और वैधानिक क्षेत्रों में सहायता हुई है। इसके माध्यम से क्या हुआ, संगठन का आकार छोटा होता जा रहा है। जो संगठन होते, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हो रहे हैं, उनका जो आकार है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, क्योंकि उनका जो मोस्टली काम है वो अब ऑनलाइन हो गया है। वो किसी ऑफिस के मतलब उसके ऊपर ही डिपेंड नहीं रह गया। अब क्या हो गया, ज़्यादातर काम जो है वो कंप्यूटराइज हो गया है, डिजिटल हो गया। तो क्या जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका आकार छोटा होता जा रहा है। प्रशासनिक प्रक्रिया और कार्य पद्धति में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। आज का क्या हो गया, प्रशासन जो बहुत ज़्यादा जवाबदेह हो गया है, जनता के प्रति उत्तरदायी हो गया है और अपना कार्य अच्छे से करने लगा है। इसके अलावा जो कार्य पद्धति है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया है। कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा कम हुई है और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें इसके माध्यम से हुई है। यह प्रौद्योगिकी प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करती है। क्या है, मतलब प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को यह प्रोत्साहित करते, जो प्रशासन है वो किसी एक जगह, किसी एक मतलब एक ही उस पर आकर न टिक जाए, किसी एक केंद्र पर आकर ही न टिक जाए, बल्कि जनता तक उसका प्रॉपर फायदा मिले। सरकार के द्वारा जो बनाई गई योजनाएं जनता को उनसे फायदा मिले। इस तरह से हमें आईटी के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा जो लाभ प्राप्त हुआ है, जिसका स्वाभाविक प्रभाव जनता की सहभागिता के प्रोत्साहन पर देखने को मिलता है। इससे क्या हुआ, जो जनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अब मतलब प्रशासन के कार्यों में अपनी सहभागिता दिखाती है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा वो आई है, एकदम पारदर्शिता आ गई है प्रशासन के कार्यों में। अब जनता को पता होता है, लोगों को पता होता है कि कौन से कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं हमारे लिए। इस प्रकार से सूचना प्रौद्योगिकी लोक प्रशासन को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात है, जब इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, लोगों को सब चीज़ों के बारे में सब कुछ नॉलेज है, तो डेफिनेटली जो ये हमारा लोक प्रशासन है वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होगा। और काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। आज के समय में विश्व के सभी देशों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब विश्व बैंक ने भी इसकी सिफारिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या हो, वो आईटी के माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से की जाए। अगर हम सूचना प्रौद्योगिकी की वर्तमान क्या स्थिति है भारत में, इसके बारे में बात करें तो इसका है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग की वर्तमान स्थिति क्या है। तो भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत 15 अगस्त 2000 को ई गवर्नेंस सेंटर खोला। बहुत अच्छी चीज़, ये बहुत अच्छी पहल की गई थी भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने वर्ष 2000 में, कब, 15 अगस्त 2000 में ई गवर्नेंस सेंटर खोला था। ठीक है, तो ये फैक्ट है और क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसे थोड़ा सा आप अच्छे से याद करना। तो किसके तहत, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत। किस मंत्रालय के तहत, फिर से बोलती हूँ, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत 15 अगस्त 2000 को ई गवर्नेंस सेंटर खोला, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सेंटर खोला, जिससे कि जो ई गवर्नेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रशासन में अपनी सहभागिता करे। इस केंद्र का लक्ष्य क्या था, ई शासन के उपयोग साधनों का प्रदर्शन करना, कि शासन में हम कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कौन कौन से साधनों का हम उपयोग कर रहे हैं। केंद्र का ये लक्ष्य था, ये बताना था कि कौन कौन सी चीज़ें जो हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर रहे हैं और जनता किस प्रकार से उन तक आसानी से पहुंच सकती हैं। यह केंद्र विभिन्न मंत्रालय, विभागों या राज्य सरकारों को तत्कालीन जरूरतों की पहचान में मदद और मार्गदर्शन करेगा। यानी कि जो विभिन्न मंत्रालय है, विभाग है, राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार है, उसको यह बताएगा कि जनता की कौन कौन सी आवश्यकता है, उनकी पहचान करने में कौन कौन सी ज़रूरतें हैं और उन्हें किस प्रकार से मदद मिल सकती है, और इसके अलावा भी किस प्रकार से
मतलब इन मंत्रालयों को, विभागों का या फिर जनता का किस प्रकार से मार्गदर्शन किया जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाती है। इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों में लोकल एरिया नेटवर्किंग की स्थापना की गई। क्या ये जो विभिन्न मंत्रालय हो गए, चाहे सरकारी विभाग कोई भी हो, सूचना मंत्रालय हो गया या फिर खाद्य मंत्रालय हो गया, सभी में क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्किंग की स्थापना की गई। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है लैन की स्थापना, लैन की स्थापना की गई और लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना की गई। और कई मंत्रालयों ने नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा विकसित किए गए, मतलब कई जो मंत्रालय उनमें नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर इसमें विकसित किए गए ताकि जो सूचनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाई जा सके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। इसकी सहायता से क्या हुआ, कार्यालय जो प्रक्रिया है उसका संचालन किया जा रहा है। कार्यालय में किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, किस प्रकार से जो प्रक्रिया उसका संचालन किया जा रहा है, तो इस बारे में सब कुछ ये ऑनलाइन कर दिया गया, डिजिटल माध्यम से ये कर दिया गया और जनता को सब कुछ इसके बारे में मतलब पता है और पता होना भी चाहिए। आफ्टर ऑल जो सरकार होती है वो उन्हीं के लिए तो कार्य कर रही है, तो इसलिए जनता को प्रत्येक सरकार के कार्य के बारे में पता होनी चाहिए, प्रत्येक नीति के बारे में पता होना चाहिए। केंद्र सरकार के आयकर, उत्पाद शुल्क और बैंक व विकास अधिकारियों में अधिकांश कार्य कंप्यूटरीकृत कर दिए गए हैं। यानी जो ज़्यादातर कार्य है केंद्र सरकार में, आयकर के हो गए, उत्पाद शुल्क के हो गए और बैंकों के ज़्यादातर कार्य है और विकास अधिकारियों में जो ज़्यादातर कार्य वो क्या क्या कर दिए गए आजकल, कंप्यूटराइज कर दिए गए, डिजिटल माध्यम से कर दिए गए, जिससे कि उनमें मतलब ढूंढने में कुछ भी बहुत ज़्यादा आसानी होती, जनता को भी मतलब पता करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती कि कौन कौन से सरकार के आयकर हैं, कौन कौन से उत्पाद शुल्क है या फिर बैंक कौन कौन सी नई स्कीम निकाल रहे हैं विकास के लिए। तो इस तरह से कोई भी अब इन चीज़ों को देख सकता है अपने घर बैठे, अपने जस्ट अपने मोबाइल से या फिर अपने फ़ोन से, अपने कंप्यूटर से। तो इस तरह से प्रशासन में काफ़ी ज़्यादा अब जो ये प्रभावशीलता आई है। एक राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना बनाई गई, इसके तहत क्या गया, एक नेशनल ई प्रशासन योजना बनाई गई है। इसके तहत सरकारी कामकाज तक आम आदमी की पहुंच हो गई है। यानी सरकारी कौन कौन से काम है, कौन कौन सी नीति सरकार बना रही है, इनके तहत प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच हो गई है। और प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा 6 प्रशासनिक योजनाएं प्रारंभ की गई। यानी कि प्रशासन को किस तरह और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंस किया जाए, किस तरह उसे और भी ज़्यादा पारदर्शी किया जाए, इसके लिए सरकार के द्वारा 6 प्रकार की प्रशासनिक योजनाओं के प्रारंभ की गई। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की प्रशासनिक योजनाएं। तो इसके तहत वर्ष 2007 तक लगभग 6 लाख गाँवों में 1,05,70 सेंटर खोले जाएंगे। यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था उस टाइम पे कि वर्ष 2007 तक लगभग 6 लाख गाँवों तक 1,05,70 सेंटर खोले जाएंगे। अब देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं। सबसे पहले एम गवर्नेंस। इसमें क्या है, एम गवर्नेंस, इसका मतलब है इसमें प्रशासन में मोबाइल और एसएमएस की भूमिका बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा बहुत सारे, कई बार आपके फ़ोन पर इस तरह के मैसेज आते हैं कि मतलब बहुत सारे, जैसे कोई बैंक की कोई नई स्कीम आ गई है या फिर और भी कई सारी स्कीम आ गई, तो आपके मोबाइल पर एसएमएस की इसमें भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा विद्या वाहिनी हो गई, ज्ञान वाहिनी हो गई, तो ये सब क्या है, एजुकेशनल से संबंधित जो सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम। इसके तहत विद्या वाहिनी कार्यक्रम देश में विद्यालय को जोड़ेगा। क्या ये जो विद्या वाहिनी कार्यक्रम है देश में सभी विद्यालय को एक साथ में जोड़ देगा, डिजिटल माध्यम से सभी विद्यालय को एक साथ में जोड़ देगा, ताकि वो क्या है एक दूसरे से कंपेयर करके मतलब अपनी शिक्षा को और भी ज़्यादा जो बढ़ा सके और भी ज़्यादा अच्छा कर सके। जबकि जो ज्ञान वाहिनी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधा देता है। ये जो ज्ञान वाहिनी है, विद्या वाहिनी क्या है, जो विद्यालय स्तर पर सभी विद्यालयों को आपस में जोड़ता है, और ज्ञान वाहिनी क्या है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बुनियादी सेवा या बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है। अब आगे इसमें राष्ट्रीय नेटवर्क के शुभारंभ, राष्ट्रीय नेटवर्क का शुभारंभ। तो इसके माध्यम से क्या होता, इसके माध्यम से शिक्षा स्वास्थ्य मिशन एवं प्रौद्योगिकी और कृषि और शासन से जुड़ी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। यानी ये जो राष्ट्रीय नेटवर्क का शुभारंभ हुआ, इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, किसान लोग हो गए या और भी जो नागरिक हो गए, वो ये शिक्षा स्वास्थ्य मिशन और प्रौद्योगिकी, कृषि और शासन से जुड़ी समस्त जितनी भी सूचनाएं हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो एक क्लिक के माध्यम से अपने कंप्यूटर पर या फ़ोन पर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर किसी भी कार्यालय के द्वारा ये सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं।
तो ये सरकार की काफ़ी अच्छी पहल है और लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो पा रहा है। पहले क्या था, लोगों को पता ही नहीं होता था कि सरकार कौन सी योजना बना रही है और हम इससे किस प्रकार से लाभान्वित हो। तो बाद में क्या हो गया, अब आईटी के माध्यम से ये सब कुछ चीज़ें क्या हो गई, डिजिटल हो गई हैं, कंप्यूटराइज हो गई है, तो काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिल रही है। इसके बाद है राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना। इसका क्या मतलब है, इसका उद्देश्य 1,04,23 शहरों के नगर पालिकाओं में ई गवर्नेंस सुविधाएं प्रदान करना। क्या है राष्ट्रीय मिशन मोड योजना का, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है जो 1,00,000 गाँव हैं, 1,04,23 शहरों को नगर पालिकाओं में ई गवर्नेंस सुविधाएं प्रदान करना। यानी जो 1,04,23 शहरों की नगर पालिकाएं हैं उनको आपस में ई गवर्नेंस के द्वारा एक तो जोड़ देना और ई गवर्नेंस के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करना। और इसकी जो अवधि है वो 5 वर्ष है। कितनी है इसकी अवधि, 5 वर्ष है। आगे है देश के सभी थानों को नेटवर्क से जोड़ने की योजना। देश के जितने भी थाने हैं उन सभी को किससे, नेटवर्क से, ई नेटवर्क से जोड़ने की योजना हो गई, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ने की योजना हो गई है। तो ये क्या योजना है, अपराधियों के बारे में राष्ट्रव्यापी स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान द्वारा पुलिस की कार्यशैली को प्रभावशाली बनाने के लिए देश के सभी 14,000 थानों को अपराध एवं आपराधिक निगरानी नेटवर्क प्रणाली से जोड़ने का फैसला जून 2009 को मंत्रिमंडल द्वारा किया गया। बहुत ही अच्छी चीज़ हुई थी ये उस टाइम पर। इसमें क्या कहा गया था कि जितने भी देश में जितने भी ये 14,000 हमारे थाने हैं, इनको सभी को मतलब एक दूसरे से ये अपराधियों के क्या क्या रिकॉर्ड है, इन सभी बारे में उनके क्या क्या मतलब सूचनाएं हैं, उनका आदान प्रदान किया गया। और जिससे कि जो पुलिस की कार्यशैली उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया, बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। अब क्या है, पुलिस को मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती किसी भी अपराधी के आपराधिक रिकॉर्ड को जानने के बारे में, उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड उसको जानने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। वो केवल दूसरी मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दूसरे थानों की मदद से जान सकते हैं कि क्या इसका मतलब इस अपराधी का और भी क्या क्या रिकॉर्ड रहा है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी ये मतलब जो उसकी कार्यशैली उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया, काफ़ी अच्छा ये पॉजिटिव चेंज आया है। और इसका जो फैसला हुआ था वो जून 2009 में मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता कब किया गया था थानों को आपस में जोड़ने का निर्णय फैसला, तो ये हुआ था जून 2009 को। ठीक है, अब आगे है ग्राम पंचायतों का ई नेटवर्क। ग्राम पंचायतों का ई नेटवर्क, तो इसमें क्या है, इसके माध्यम से आने वाले 5 वर्षों में देश की सभी पंचायतों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। इसका ये था उद्देश्य, ये था कि जो ग्राम पंचायत है उनमें जो सुनवाई होती है, उनके जो कार्य होते हैं, उन्हें अगले आने वाले 5 वर्षों में सभी को एक साथ में कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। जिससे कि जो ग्रामीण है वो अपनी परेशानियों को नेटवर्क के माध्यम से, ई नेटवर्क के माध्यम से पंचायतों को बता सके और उनका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हो सके। तो ये था हमारा सूचना प्रौद्योगिकी प्रशासन। तो आज का टॉपिक हमें यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।